नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर रोहन शिंदे आपका इस नए वीडियो में आप सभी दर्शकों का और एस्ट्रो व्यूवर्स का मैं स्वागत करता हूँ। आज का हमारा वीडियो रहेगा मेष लगन के ऊपर। जी हाँ, अगर आपका मेष लगन है तो साल 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। मेष राशि की बात नहीं हो रही है, मेष लगन की बात हो रही है। तो आपकी राशि अगर मतलब चंद्रमा अगर आपके मेष में है तो आपकी राशि है, लेकिन लगन आपका मेष होना चाहिए, क्योंकि लगन से किया गया प्रेडिक्शन सबसे सटीक होता है। तो मेष या एरिस अगर आपका लगन या असेंडेंट है तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए। साल 2026 आपके लिए कैसे रहेगा, इसकी सही और सबसे सटीक भविष्यवाणी अब हम करने जा रहे हैं। तो हम इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, मंगल जो है वो मेष लगन के लिए पहले घर के यानी कि पहले घर के भी स्वामी होते हैं और अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं, यानी लग्नेश होते हैं मंगल और अष्टमेश होते हैं। लेकिन लग्नेश का रोल उनका काफी बड़ा है, क्योंकि वो मेष लगन को ओन करते, पहले घर को ओन करते। तो जो मंगल है वो फिलहाल मतलब जैसे जनवरी शुरू हो जाएगा उस पे वो नवम भाव में उनका गोचर चल रहा है धनु राशि में, लेकिन वो अस्त है सूर्य द्वारा। सूर्य क्योंकि पंचमेश है और पंचमेश द्वारा वो अस्त हुए, तो फिर उनके अस्त का उतना ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। लेकिन नवम भाव में धनु राशि में उनके ऊपर दशम दृष्टि जारी है शनिदेव की। शनिदेव जो कि 12वें घर में बैठे और दशम दृष्टि दे रहे धनु राशि को, तो वहां पे मंगल पीड़ित हो रहे। और यही मंगल जो है वो 16 जनवरी को, 16 जनवरी से लेके 22 फरवरी, लगभग एक महीना इनका अपने उच्च राशि में यानी मकर राशि में इनका गोचर रहेगा, लेकिन वहां पे वो अस्त ही रहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपके जन्म के सूर्यदेव अच्छे हैं और सूर्यदेव अगर अच्छे हैं आपकी जन्म कुंडली के, तो मंगल का अस्त होना और फिर उनका आगे जाके अपनी उच्च राशि अस्त अवस्था में अपनी मंगल की अपनी उच्च राशि मकर में जाना और मंगल की दशा अंतर दशा होके अगर आपका मेष लगना है तो आपके लिए शुभ होगा। लेकिन उसके लिए आपके जन्म के सूर्यदेव काफी मजबूत होने चाहिए, नहीं तो शनिदेव की दशम दृष्टि द्वारा वो पीड़ित है। और फिर अगर दशम भाव में भी वो अस्तावस्था में जाते तो वहां पे सूर्य देव ही आपके जन्म के अच्छे होने चाहिए, मंगल के अच्छे परिणाम मिलने के लिए। उसके बाद फिर मंगल का जोकर है, जो गोचर है, वो जाएगा कुंभ में। कुंभ में भी लग्नेश होके 11वें भाव में जाएंगे, 11th हाउस में जाएंगे तो ठीक है, लेकिन वहां पे राहु होगे। तो राहु के साथ यानी उनके दुश्मन के साथ उनकी युति होगी। तो फिर वहां पे आपके जन्म के राहु अच्छे होने चाहिए, मंगल के नेगेटिव परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। नहीं तो बहुत सारे लोगों को अगर मंगल की दशांतर दशा है और जन्म के अगर राहु पीड़ित है तो मंगल को भी पीड़ा मिलेगी और फिर मंगल अपनी दशांतर दशा में खराब फल देंगे। अभी ये फल क्या हो सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को अननेसेसरी अचानक से कोई प्रॉब्लम आ सकती है, इनकम के ऊपर बहुत ज्यादा असर आ सकता है, जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, और बाहर का खाना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो जैसे मंगल का गोचर कुंभ में होगा, बाहर का खाना या बासी खाना उससे बचिए, उसके ऊपर आपके सेहत के ऊपर एक खराब असर हो सकता है। जो मंगल है फिर आगे जाके इनका गोचर मीन में यानी 12वें घर में जाएगा। देखिए, कोई भी लगन का 12वें घर में तो गोचर अच्छा नहीं है, और वहां पे वो 2 अप्रैल को गोचर करेंगे मीन राशि में, और वो 11 मई तक रहेंगे लग्नेश और अष्टमेश होके 12वें भाव में। लेकिन वहां पे भी उनको पीड़ा मिलेगी शनिदेव द्वारा, क्योंकि शनिदेव पहले से ही मीन राशि यानी पाइसिस में उनका गोचर शनिदेव का चल ही रहा है। तो यहाँ पे भी जिन जातकों की दशा अंतर दशा आएगी, तो 2 अप्रैल से लेके 11 मई का समय आपके लिए फाइनेंशियल इश्यूज लेके आएगा। आपके खर्च ज्यादा होंगे और इनकम कम रहेगी। तो मनी रिलेटेड मैटर्स को आपको बहुत ही ध्यान रखना है। अप्रैल से लेके 11 मई तक, 2 अप्रैल से लेके 11 मई तक, मतलब पूरा अप्रैल का महीना और 11 मई तक। फिर 11 मई के बाद मंगल का गोचर अपनी मेष राशि में हो जाएगा, स्व राशि में हो जाएगा। तो फिर जो लग्नेश है वो लगन में आ गई और वो 20 जून तक रहेंगी। ये समय अगर इसमें आपकी अगर मंगल की दशा अंतरदशा में ये समय आता है तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपके रुके हुए सारे काम यहाँ पे निपट सकते या सक्सेसफुल हो सकते। तो 11 मई से 20 जून का समय है, वहां पे आप प्लानिंग कीजिए कि आपके अगर उसमें मंगल की दशा अंतरदशा आती है, मेष लगन हो गए, तो आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रिजल्ट्स हर क्षेत्र से आने वाले हैं। फिर 21 जून को मंगल का प्रवेश हो जाएगा तौरस में, यानी कि अपने दूसरे घर में। वहां पे उनको शनिदेव द्वारा तीसरी दृष्टि जाएगी, क्योंकि शनिदेव
ट्वेल्थ हाउस में चल रहे, पाइसिस में जा रहे, तो अपनी तीसरी दृष्टि से द्वारा वो मंगल को पीड़ा देंगे। तो यहाँ पे कुछ लोगों को फिनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं और आंख रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसका ख्याल रखना है आपको 21 जून से लेके 1 अगस्त के बीच में। फिर हम आते हैं अगले में, फिर मंगल का गोचर तीसरे भाव में होगा, मिथुन राशि में, 2 अगस्त से लेके 17 सितंबर 2026 तक। ये गोचर अच्छा जाएगा। इसमें अगर आपको मंगल की दशा अंतर दशा दिए तो ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत सारे क्षेत्रों में आपको उन्नति मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगा। और जो लोग स्पोर्ट्स से रिलेटेड है या स्पोर्ट्समैन है, उनके लिए ये समय बहुत ही हाई बेनिफिशियल रहेगा, उनका नाम स्पोर्ट्स में होगा। इस बात का भी ध्यान रखिए। फिर मंगल का गोचर 18 सितंबर 2026 से लेके 11 नवंबर 2026 तक अपने नीच राशि में रहेगा, चौथे घर में, कर्क में। हम जानते हैं कि कर्क में जो लग्नेश मंगल है वो नीच के होते हैं। लेकिन वहां पे एक बात अच्छी है कि वहां से पहले से ही उच्च के गुरु रहेंगे। तो उच्च के गुरु होते हैं कर्क में, वो रहेंगे। और नीच के मंगल, तो मंगल का नीच भंग राजयोग रहेगा। तो भले उनका गोचर नीच राशि में हो रहा, लेकिन गुरु द्वारा, क्योंकि जो उनकी उच्च की राशि है होती है कर्क, तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे 18 सितंबर से लेके 31 अक्टूबर तक। फिर मंगल का गोचर है वो पंचम भाव में रहेगा, और यहाँ पे वो सिंह में जाएंगे, और वो 12 नवंबर से लेके दिसंबर तक, फिर वो 12 नवंबर से दिसंबर एंड तक पांचवें घर में ही रहेंगे, सिंह राशि में रहेंगे। वहां पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं अगर जन्म के केतु वीक है, क्योंकि केतु का गोचर है। केतु पहले से ही इसमें ही चल रहे, सिंह यानी लियो राशि में ही चल रहे, तो केतु द्वारा उनको पीड़ा मिलेगी। लेकिन अगर आपकी जन्म के केतु कमजोर है तो मंगल का गोचर आपके लिए ठीक ठाक ही जाएगा। नहीं तो आपको अनकंफर्टेबल, अगर केतु आपके जन्म के मजबूत है सिंह राशि में, लियो में, तो आपको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होगा। बहुत सारी चीजों से आपका इंटरेस्ट निकल जाएगा। और आगजनी और एयर फायर एलिमेंट से आपको थोड़ा सावधानी हो सकती है। तो 12 नवंबर से दिसंबर एंड तक आग से थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि मंगल भी एक अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व की राशि आती है, और केतु भी अग्नि तत्व है, तो तीनों फायर एलिमेंट काफी हावी रहेगा। तो जिनकी जो जातक मेष लगन है और मंगल की दशा अंतर्दशा जारी है 12 नवंबर से लेके 31, तो अगर केतु कमजोर है तो फिर ठीक है। अगर केतु बहुत ही ज्यादा मजबूत है तो मंगल को पीड़ा देंगे, और आग से आपको, फायर से लेके आपको सावधानी रखनी पड़ेगी 12 नवंबर से लेके दिसंबर के पूरे साल के एंड तक। फिर हम आएंगे अपने अगले ग्रह शुक्र के ऊपर। शुक्र जो कि दूसरे घर के स्वामी होते हैं और सातवें घर के भी स्वामी होते हैं मेष लग्न में। और इसमें अगर आपका मेष लग्न हो के शुक्र की दशा अंतर्दशा है, तो शुक्र भी कंबस्टाइल मतलब अस्थि चल रहे सूर्य द्वारा 1 फरवरी तक। मतलब जैसे ही जनवरी स्टार्ट होगा तो पूरा जनवरी वो अस्थिर रहेंगे सूर्य द्वारा। तो यहाँ पे वापस मैं कहूंगा कि सूर्य यहाँ पे अगर अच्छे रहेंगे आपकी जन्म कुंडली के, तो आपको शुक्र की दशा अंतर्दशा अच्छी जाएगी। नहीं तो आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। ये नेगेटिव रिजल्ट शादी को रिलेटेड हो सकते हैं। शादीशुदा जिंदगी में कुछ अड़चने आ सकती है, या जिनकी शादी तय होनी है उनको थोड़ा जनवरी में दिक्कत आ सकती है, और थोड़े मनी रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। फिर जैसे फरवरी में जो शुक्र है उनका गोचर 11th हाउस में हो जाएगा राहु के साथ। वहां पे राहु है, तो वहां पे आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आपको ख्याल रखना है अपने दोस्तों द्वारा। वहां पे जो आपके नजदीक के दोस्त है या कलीग्स है, उनके द्वारा आपको आपकी चीटिंग हो सकती है, क्योंकि राहु चीटिंग को बताते हैं। और अपने बड़े भाइयों से, अगर आपके बड़े भाई है तो उनसे थोड़ा मनमुटाव हो सकता है। लेकिन फिनेंशियल गेम आपको बहुत अच्छे होंगे फरवरी 2026 में। तो अगर आपका मेष लग्न होके शुक्र की दशा अंतर्दशा आ रही है, तो फरवरी में फिनेंशियल गेन्स अच्छे हैं, लेकिन अपने करीबी दोस्तों या जान पहचान वालों से चीटिंग होने की संभावना है। और कुछ लोगों के अपने बड़े भाइयों के साथ डिस्प्यूट या मनमुटाव हो सकते हैं, बस उस बात का ख्याल रखिए। फिर मार्च से लेके 2026 का समय रहेगा, ये बहुत अच्छा रहेगा। ये शादीशुदा जो है ऑलरेडी, उनकी जिंदगी में भी एक अच्छा पीरियड रहेगा। और जो शादी करना चाहते हैं, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है और शुक्र की दशा चल रही है और अंतर्दशा मेष लग होंगे, उनकी शादी तय होंगी। कुछ लोग नए रिलेशनशिप में जाएंगे, नए लव अफेयर्स उनके बनेंगे। सोर्स ऑफ इनकम आपका अच्छा रहेगा, जॉब और बिजनेस से रिलेटेड बहुत लोगों को अपनी फील्ड में नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मार्च से लेकर मई का समय आपके लिए बहुत अच्छे है, ये 2 महीने काफी अच्छे हैं। फरवरी का महीना क्या है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। अपने करीबी दोस्तों से थोड़ा आपको सावधान रहना, और अपने भाइयों से थोड़ा मनमुटा हो सकता है, लेकिन फिनेंशियल गेन्स अच्छे हैं।
फिर हम आते हैं 15 मई से लेके 7 जून, ये वाला थोड़ा सा जो एक मेरे ख्याल से एक 22-23 दिन का जो समय रहेगा, उसमें थोड़ा सा शुक्र की दशा अंतर दशा में आपको न्यूट्रल, मतलब उसके ना अच्छे ना बुरे परिणाम, या कुछ लोगों को नेगेटिव परिणाम भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सावधानी रखनी है 15 मई से लेके 7 जून तक। फिर जून से लेके पूरे एंड तक, मतलब 7 जून के बाद पूरे एंड तक आपको ओवरऑल अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे। लेकिन आपको नेगेटिव परिणाम कब मिलेंगे? जब शुक्र वक्री होकर अपने नीचे राशि में जाएंगे, और वो समय है 6 नवंबर से लेके 21 नवंबर। ये एक थोड़ा सा पीरियड है, 6 नवंबर से 21 नवंबर 2026, जहाँ पे वक्री शुक्र द्वारा आपको पीड़ा मिलेगी। और दूसरा ये नहीं, आपके फिनेंस का भाव होता है, आपके कुटुंब का भाव होता है, सातवां आपके मैरिज और बिजनेस पार्टनर का भाव होता है, तो वहां पे आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो बस 6 नवंबर से लेके 21 नवंबर, अगर आपकी शुक्र की दशा अंतर्दशा है मेष लग्न के, तो वहां पे आपको थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। फिर हम आते हैं बुध के ऊपर। देखिए, बुध जो है वो तीसरे घर के भी स्वामी होते हैं और छठे घर के भी स्वामी होते हैं। तो बुध की दशा अंतर्दशा शुरू से ही आपके लिए बुध की दशा अंतर्दशा है। तो ये समय आपको अच्छा से लेके गुड से लेके एवरेज, मतलब समय भी अच्छा जाएगा। ये आपके एवरेज पीरियड मिलेंगे, कोई ज्यादा नेगेटिव परिणाम नहीं मिलेंगे। नेगेटिव परिणाम कब मिल सकते हैं आपको? तो बुध का जो गोचर है उसके द्वारा बुध की दशा अंतर्दशा आ रही है मेष लग्न हो गए, तो 11 अप्रैल से 30 अप्रैल, बस ये एक 20 से 21 दिनों का समय है जहां पे थोड़े बुध की दशा अंतर्दशा के नेगेटिव परिणाम आपको मिल सकते हैं। फिर से बुध के मई 2026 से लेके सितंबर 6 सितंबर 2026 तक बुध के रिजल्ट गुड टू लेके एवरेज है, मतलब एक अप्रैल का एक 20 दिनों का समय है। फिर वापस मई से लेके 6 सितंबर का समय भी आपके लिए अच्छे परिणाम देंगे बुध। फिर कुछ लोगों के लिए नेगेटिव परिणाम आ सकते हैं, जिनका अगर वृषभ राशि में कोई नेगेटिव ग्रह है, तो जैसे शनिदेव है जन्म के, राहु केतु है, तो फिर वो बुध को पीड़ा देंगे, गोचर के बुध को पीड़ा देंगे, बस उनके लिए है। अगर कोई ग्रह नहीं है आपका दूसरे घर में यानी वृषभ राशि में, तो फिर नेगेटिव परिणाम आपको नहीं मिल सकते। और बुध के अच्छे परिणाम आपको वापस से मिलना होंगे सितंबर से लेके नवंबर एंड तक। तो सितंबर से नवंबर एंड 2026 भी बुध की दशा अंतर दशा है मेष लगा हो के, तो भी आपको अच्छे से एवरेज परिणाम मिलेंगे। और नेगेटिव परिणाम आपको सिर्फ दिसंबर में मिल सकते हैं, क्योंकि वहां पे बुध को पीड़ा हो रही है, वो अष्टम भाव में जाएंगे और वहां पे उनको पीड़ा होगी। तो फिर दिसंबर का पूरा महीना बुध की दशा अंतर्दशा वालों के लिए मेष लगन होके खराब समय रहेगा, इस बात का ध्यान रखिए। फिर हम आते हैं चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा चौथे घर के स्वामी है। देखिए, चंद्रमा का हम लोग डेट वाइज प्रेडिक्शन अपने हर जो मंथली वीडियो है उसमें हम करेंगे। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, आपको मंथली वाइज डेट मिलेंगे कब कब चंद्रमा का एफ्लिक्शन आ रहा है। तो देखिए, जब भी चंद्रमा 12वें घर में जाएंगे मीन में, क्योंकि वहां पे वो शनिदेव है, शनिदेव के द्वारा वो कंजंक्शन यानी उनका युति हो जाएगी शनिदेव से, तो वहां पे चंद्रमा अपने खराब परिणाम दे सकते हैं। और फिर पंचम भाव में, पंचम भाव तो ठीक है लेकिन वहां पे केतु है, तो शनिदेव और केतु द्वारा चंद्र को पीड़ा मिलेगी। डेट इसकी जो हर महीने की तारीख है वो अपने मंथली प्रेडिक्शन के वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो अभी से अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर हम जाएंगे अगले ग्रह यानी सूर्य के ऊपर। देखिए, सूर्य आपके पंचमेश है, तो सूर्य 13 अप्रैल तक शनिदेव द्वारा पीड़ित रहेंगे अपनी दशम दृष्टि द्वारा। तो यहाँ पे ओवरऑल तो अच्छे परिणाम नहीं देंगे। फिर सूर्य आगे जाके क्या होगा कि वो राहु के साथ उनका गोचर होगा कुंभ में, और फिर आगे जाके मीन में उनका शनिदेव के साथ उनका कंजंक्शन हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो ये पीरियड थोड़ा सा आपके लिए उतना अच्छे परिणाम सूर्य नहीं देंगे। हाँ, ये तब भी दे सकते हैं अगर सूर्य काफी आपकी जन्म कुंडली के मजबूत है और शनिदेव और राहु अगर बहुत ही कमजोर है सूर्य द्वारा। तो सूर्य का ये जो गोचर रहेगा 15 मतलब जनवरी से लेके 15 अप्रैल तक आपके लिए, अगर सूर्य मजबूत है और शनिदेव भी आपकी जन्म कुंडली का कमजोर है और राहु भी कमजोर है, तो फिर ठीक रहेगा। नहीं तो नेगेटिव परिणाम आ सकते हैं सूर्य की। फिर 15 अप्रैल से लेके 15 मई ये समय अच्छा रहेगा। इसमें अगर आपकी सूर्य की दशा आती है मेष लग्न होगी तो सूर्य के अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि सूर्य पहले घर में जाएंगे, अपने उच्च की राशि में जाएंगे। फिर वापस से 15 मई से लेके मैं कहूंगा 15 जुलाई
15 मई से 15 जुलाई, ये 2 महीने का समय वहां पे आपको नेगेटिव परिणाम मिलेंगे। मतलब दूसरे घर में और तीसरे घर में उनका गोचर रहेगा। दूसरे घर में जाएंगे मतलब वृषभ राशि में, तो वहां पे शनिदेव द्वारा उनको तीसरे दृष्टि जाएगी शनिदेव की, तो वहां पे वो सूर्य पीड़ा देंगे। और फिर वो पंचमेश होके तीसरे भाव में भी उनका गोचर मिथुन में उतना अच्छा नहीं है। तो फिर अप्रैल का सिर्फ एक 15 अप्रैल से लेके 15 मई, यही समय आपके लिए आप प्लान कर सकते हो कुछ अच्छा करने के लिए इसी समय में। क्योंकि आगे के 2 महीने वापस से 15 मई से लेके 15 जुलाई तक समय आपके लिए उतना अच्छा नहीं है, या नेगेटिव परिणाम मिलेंगे। थोड़े से पॉजिटिव या कम नेगेटिव हो सकते हैं, अगर मैं वापस रिपीट करूंगा, अगर आपके जन्म की सूर्य काफी स्ट्रांग है और शनिदेव कमजोर है तो ही। फिर 15 जुलाई से लेके 15 दिसंबर, मतलब पूरा आगे के महीने, तो यहाँ पे जो सूर्य है वो गुड से लेके एवरेज रिजल्ट देंगे, मतलब ठीक ठाक अपने फल देंगे। सूर्य की दशा होके पंचमेश होके सिर्फ बीच में एक समय है 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर, ये वाले परिणाम में सूर्य अपने नेगेटिव परिणाम देंगे। क्योंकि पंचमेश हो गए वो छठे भाव में जाएंगे कन्या में, और वहां पे ऑपोजिशन उनका हो जाएगा 180 डिग्री का, क्योंकि मीन के शनिदेव रहेंगे। तो सूर्य और शनिदेव कभी भी एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाते हैं एकदम 180 डिग्री, तो वहां पे फिर सूर्य अपने ज्यादा करके खराब परिणाम ही देते हैं। भले वो फिर कुंडली में अच्छे हो बुरे हो, लेकिन ऑपोजिशन इनका हमेशा नेगेटिव परिणाम देता है। तो ये मंथ आपको मार्क करना है कि 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर, यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी अगर आपकी सूर्य की दशा आ रही है और आपका मेष लगन है तो। नहीं तो ओवरऑल उसके पहले तो मैंने बोला मिड जुलाई से मिड सितंबर, मिड दिसंबर तक सूर्य के अच्छे परिणाम ही हैं। फिर हम जाएंगे गुरु ग्रह के ऊपर। देखिए गुरु जो है वो नवम भाव के स्वामी होते हैं और 12वें घर के भी स्वामी होते हैं मेष लगन में। देखिए गुरु का जो गोचर अभी है, यहाँ पे वो वक्री है मिथुन में, फिर वो मार्गी हो जाएंगे, फिर उनका गोचर अपनी उच्च राशि में जाएगा। तो बहुत लोगों को लगेगा उच्च राशि में तो गुरु अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छे परिणाम गुरु नहीं देते। इसकी वीडियो हम कभी तो बनाएंगे अगले साल कि गुरु उच्च राशि में क्यों अपने अच्छे परिणाम नहीं देते। लेकिन आपको न्यूट्रल टू नेगेटिव रिजल्ट ही मिलने वाले अक्टूबर तक। अगर आपके जन्म के गुरु अगर स्ट्रांग है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आपको गुड्स टू एवरेज रिजल्ट मिलेंगे। बहुत सारे लोगों के गुरु अगर अच्छे काफी अच्छे बने हैं, कोई राजयोग बना रहे आपकी कुंडली में, तो फिर अच्छे परिणाम है। नहीं तो ओवरऑल आपको न्यूट्रल से नेगेटिव परिणाम ही गुरु को ज्यादा करके मिलने को देख सकते हैं। फिर गुरु का जो गोचर पंचम भाव में होगा इसी साल 31 अक्टूबर को, तो आप नवंबर और दिसंबर पकड़ लीजिए। 31 अक्टूबर तो लास्ट डेट होती है अक्टूबर की। तो नवंबर दिसंबर 2026, अगर आपकी गुरु की दशांतर दशा जा रही है, तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आपको बहुत ही ऑस्पिशियस रिजल्ट मिलेंगे, आपका फॉर्चून बढ़ेगा, ओवरऑल सक्सेस मिलेगा, धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। तो नवंबर दिसंबर 2026 गुरु की दशांतर दशा आ रही है, मेष लग्न होगी, तो आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। तो जो जिनके लिए ये खराब है, मतलब जन्म के गुरु अगर काफी कमजोर है और उनका गोचर अक्टूबर तक, मतलब 10 महीने है ना, ये 10 महीने जनवरी से लेकर अक्टूबर तक, तो वो नेगेटिव से न्यूट्रल परिणाम ही देंगे। तो आप क्या कर सकते हो, हर गुरुवार को फास्ट कर सकते हो। अगर आपका कोई हेल्थ इशू है तो फास्ट या उपवास करने की जरूरत नहीं है, गुरु का मंत्र कर सकते हो। और आपके घर में अगर शिवलिंग है, या आपके घर के पास कोई शिव मंदिर है, शिवालय है, उसमें जाके शिवलिंग के ऊपर आपको जलाभिषेक करना है 21 बार। और इस वैदिक मंत्र के साथ करना है, ओम देवानाच ऋषिनाच गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। ये गुरु का वैदिक मंत्र है, इससे 21 बार जलाभिषेक कीजिए शिवलिंग के ऊपर। हर गुरुवार को सुबह गुरु के होरा में, सुबह 7 बजे से लेके 8 बजे, ये समय रहेगा हर गुरुवार को। ये गुरु की होरा रहती है, आप किसी पंचांग में भी देख सकते हैं, तो उसमें करना शुभ रहता है। हर गुरुवार के दिन एक अच्छे गुरुवार से आप शुरुआत कर सकते हैं 21 बार बेलपत्र के साथ। और फास्ट भी कर सकते हैं, शाम को आप सूर्यास्त के बाद खाना खा सकते हो। लेकिन अगर आपके हेल्थ इशू है तो आपको फास्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर गुरु के गोचर के जो और अतिचारु गुरु के जो नेगेटिव परिणाम है, वो आपको बहुत हद तक उसमें कमी आएगी। फिर हम जाएंगे शनिदेव के ऊपर। देखिए शनिदेव दशम भाव के स्वामी होते हैं और 11वें भाव के स्वामी होते हैं, और उनका गोचर पूरे साल 2026 मीन राशि में ही जाने वाला है। और यहाँ पे वो शनिदेव मीन राशि में मेष लगन के लिए अच्छे परिणाम नहीं देते, वो अपने नेगेटिव रिजल्ट ही देते।
तो अगर आपके जन्म के शनिदेव काफी कमजोर है तो ही थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलेगा, नहीं तो यहाँ पे जिनकी भी मेष लगन होंगे, शनिदेव की दशा या अंतर्दशा जा रही है, उन उन लोगों को अपने करियर में, अपने जॉब में, बिजनेस में और नेगेटिव परिणाम मिल सकते हैं। उनके खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, इनकम कम हो सकती है, डेप यानी कर्जे के रिलेटेड इशू आ सकते हैं, लॉस ऑफ फॉर्चून। आप लगेगा कि आप बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपका कोई भी काम है वो नहीं हो रहा है, काम काफी डिले हो रहा है या आपको सक्सेस नहीं मिल रहे। तो ये सब परिणाम आपको देखने को मिलेंगे अगर आपको शनिदेव की दशा अंतर्दशा है और आपके मेष लगन है तो। इसका आप क्या कर सकते हैं, हर शनिवार को या हर रोज, अगर आपको पॉसिबल है तो हर रोज, नहीं तो सिर्फ हर शनिवार को आप एक माला शनिदेव की कर सकते हैं। ओम शन शनिचराय नमः इस मंत्र है, ओम शन शनिचराय नमः इस मंत्र का जाप तुलसी की माला के साथ करना है। हर रोज कर सकते हैं अगर आपको पॉसिबल है, नहीं तो सैटरडे को भी आप कर सकते हो। और शनि महात्मा ये किताब है, आप नेट के ऊपर सर्च कर लेना, अमेजोन के ऊपर आपको मिल जाएगी। आप अपनी भाषा में, हिंदी हो, मराठी हो या आपकी गुजराती हो, कोई भी जो भी आपकी मदर टंग है, उसमें आपको ये किताब अमेजोन के ऊपर मिल जाएगी या किसी धार्मिक इसके ऊपर भी मिल जाएगी। अगर आपके घर के आसपास कोई धार्मिक ग्रंथों की दुकान है तो उसमें भी आप शनि महात्मा करके आता है, वो आप हर सैटरडे को पढ़ना शुरू कर दीजिए। और आप उपवास भी कर सकते हैं, लेकिन हेल्थ इशू है तो आपको उपवास करने की जरूरत नहीं। हर शनिवार को आप सूर्यास्त के बाद पढ़ना शनिवार को काफी अच्छा होता है शनि महात्मा, इसके बहुत लोगों को अच्छे अनुभव मिले हैं। फिर आप नॉनवेज खाते हो, अगर वेजिटेरियन हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन नॉन वेजिटेरियन हो तो सैटरडे को आपको अवॉइड करना है। अगर आपको शनिदेव की दशा अंतर्दशा चल रही है और मेष लग्न होके, शनि मंदिर भी जा सकते हो, हर शनिवार को तेल चढ़ा सकते हो शनि भगवान के ऊपर। और सबसे और बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए बहुत लोग कुछ ना कुछ बड़े ऐसे उपाय देते हैं, हम ऐसे वैदिक उपाय देते हैं जो सही और सटीक परिणाम कारक होते हैं। आपको ईगो नहीं रखना। शनिदेव उनके, चाहे उनकी दशा अंतर्दशा आती हो या उनकी साढ़े साथी होती है, वो आपके ईगो को टेस्ट करते हैं। शनिदेव को चाहिए कि सामने वाला, हमें ईगो नहीं होना चाहिए। अगर आप में ईगो है तो शनिदेव आपको और ज्यादा पीड़ा करेंगे। तो जितने आप ईगोलेस हो जाओगे, तो आपको ईगोलेस होना है, आपको ईगो को पूरी तरह हर चीज में छोड़ना है, तो ही शनिदेव का गोचर आपके लिए शुभ परिणाम लेके आएगा। ये बहुत ही बड़ी रेमेडी मैं आपको दे रहा हूँ। ये बहुत लोगों को ये नहीं पता, शनिदेव ने खुद शनि महात्मा का कहा है। इसलिए मैंने आपको बोला ना, आपको शनि महात्मा पढ़ना है कि शनिदेव ने कहा कि जो इंसान ईगो नहीं होती, अहम या अहंकार नहीं होता, गर्व नहीं होता, उसको मैं पीड़ा नहीं करता हूँ। जिसको गर्व है, अहंकार है, उसको मैं जरूर पीड़ा करता हूँ। फिर मेरे गोचर से, मेरे दशांतर दशा से या मेरे साढ़े साथी से मैं उस व्यक्ति को परिणाम, नेगेटिव परिणाम देता हूँ अगर उसमें अहंकार ज्यादा रहेगा तो अहंकार आपको नहीं होना है, ईगो नहीं रखना है, ईगो लेस होना है आपको, ईगो को छोड़ देना है, तभी शनिदेव आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस ये उपाय तो आप खुद ही कर सकते हैं, इसमें कोई मंत्र भी नहीं, कुछ भी नहीं है। और ईगोलेस होना काफी अच्छी बात है। आपको हर चीज में अगर आपका ईगो रहेगा तो आपको परेशान शनिदेव जरूर करेंगे, उनकी दशा अंतर्दशा और उनके साढ़े साथी में। फिर हम जाते हैं राहु केतु के ऊपर। देखिए राहु केतु का पूरे साल 5 दिसंबर तक, मतलब ऑलमोस्ट पूरा साल ही हो गया, साल के आखिरी दिनों में, मतलब 6 दिसंबर को शायद उनका गोचर हो रहा है राहु का मकर राशि में दशम भाव में, और केतु का कर्क में होगा 14वें भाव में। तो लेकिन पूरा साल तो वो कुंभ में ही बिताने वाले राहु, और 11वें घर में, और केतु पंचम भाव में रहेंगे सिंह राशि में। तो ये गोचर उनके लिए फेवरेबल रहेगा अगर आपको राहु या केतु की दशा अंतर्दशा। अगर आपके जन्म के राहु केतु, आपके जन्म के सूर्य जो कि पंचमेश है, मंगल जो कि लग्नेश है, और गुरु जो कि नवमेश है, इनके साथ अगर केंद्र में कोई संबंध बनता है, 1 5 9 या 4 7 10, केंद्र या त्रिकोण में कोई संबंध बनाते हो, तीसरे घर में, छठे घर में, अष्टम भाव में और 12वें भाव में अगर इनका संबंध है तो फिर वो नेगेटिव परिणाम देंगे। लेकिन अगर केंद्र या त्रिकोण में बनाते, पहले घर, पांचवा घर, नवा घर या चौथा घर, सातवां घर या 10वां घर, इनमें अगर ये कोई संबंध बनाते हैं सूर्य से, मंगल से या गुरु से, जुपिटर से आपकी जन्म कुंडली में, तो फिर इनकी दशा अंतर्दशा आपके लिए ओवरऑल अच्छे परिणाम लेके आएगी। अगर आपके जन्म के राहु केतु पीड़ित है शनिदेव द्वारा, किसके द्वारा उनको पीड़ा मिल सकती है? शनिदेव द्वारा, जो कि दशम और 11वें भाव के स्वामी है।
और मर्क्यूरी द्वारा, जो कि तीसरे और छठे घर के स्वामी है। तो उनकी दशा अंतर्दशा में आपको नेगेटिव परिणाम देखने को मिल सकते हैं। एक और बात है, राहु जो है वो अगस्त 2026 में धनिष्ठा नक्षत्र में जा रहे हैं, और यहाँ पे वो फिनेंशियल बेनिफिट देंगे। अगर आपकी राहु की दशा अंतर्दशा आ रही है और आपको फेवरेबल प्लानिटरी पोजीशन है आपकी बर्थ चार्ट में, तो अगस्त में आपको बहुत बड़े धन लाभ राहु दे सकते हैं धनिष्ठा नक्षत्र में। तो ये भी परिणाम आपके लिए सटीक रहेगा, तो इस बात का ध्यान रखिए। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगले राशि यानी कि तौरस यानी वृषभ राशि के साल का प्रेडिक्शन हम लिखेंगे। तब तक आप सभी का मैं धन्यवाद। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद। थैंक यू।